चलिए अब हम आगे देखते हैं। चिकनाई, धूल और गर्त निकाले, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, जो चित्र 3.8 बी और सी में बताया गया है। चलिए अब आगे। चरण 3 अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गंठन वाले बालों को छांटकर पृथक किया जाता है। मतलब कि क्या, जो बाल एकदम इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको अलग मतलब पृथक मतलब अलग अलग किया जाता है। चलिए आगे। चरण 4 में अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों को छोटे छोटे कोमल व फूले हुए को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखाया जाता है। इस प्रक्रम प्राप्त हुए उत्पादन ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होता है। मतलब क्या किया जाता है, जो पहले बर आपके जो स्वेटर पे छोटे छोटे आ जाते हैं ना, तो उनको अलग करने का काम किया जाता है, फिर इन्हें सुखाया जाता है। आगे देखिए। चरण 5 रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ों और बकरी सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा कर कर सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उससे धागे बनाए जाते हैं, जो चित्र 3.8 डी। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में। अब क्या जाती है चरण 5 में उनके अंदर उन्हें रंगों की पुताई की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके कलर कौन कौन से होते हैं, जैसे बकरी काली कलर की, भूरी और सफ़ेद होती है। ठीक है। चरण 6 अंतिम चरण में उन्हें क्या किया जाता है, अच्छे से उनके बालों को सुलझाने का काम किया जाता है। अब आगे हमें यहाँ पे आगे बताया गया है। अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रें बुनने में उपयोग में किया जाता है। क्रियाकलाप 3.4 आपने सहपाठियों के साथ इस विषय में चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। चलिए अब यहाँ पे आपको 3.2 रेशम के रेशों को जावंत रेशे कहते हैं, जो आपने पहले पढ़ा था कि कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालन रेशम कीट पालन कहलाता है। अपनी माताजी, चाचाजी, दादाजी, माँ विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। चलिए आगे। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम की चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। चलिए हम इसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लावा निकलता है, जो कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। मादा रेशम अंडे देती है, जिसमें से लावा निकलता है, और कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट। ये आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है, जो आपके इर्द गिर्द एक जाल बुना लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करते हैं। फिर यह अंग्रेजी संख्या में 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह रेशम के रेशों से कैटरपिलर क्या करता है? स्वयं को पूरी तरीके से इन रेशों से ढक लेने का काम करता है। अब उसके बाद यह आवरण कोकून कहलाता है। यह आवरण को हम क्या बोलते हैं? कोकून। कीट इसके आगे का विकास कोकून के भीतर चित्र 3.9 में रेशम के रेशों का उपयोग
रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि रेशम की मृदा रेशा सूत्र स्टील तार जितना मजबूत होता है। अब विद्यार्थियों क्या किया जाता है, जो रेशम के रेशे मतलब रेशम के जो धागे होते हैं उनसे क्या किया जाता है, उनको जोड़ जोड़ कर कपड़े बनाए जाते हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि रेशम मृदा रेशा सूत्र स्टील के तारों जितना मजबूत हो सकता है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो रेशम के तार है वो कितने मजबूत हो सकते हैं, जैसे कि स्टील जितने मजबूत हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको कुछ चित्र बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र 3, चित्र 4 और उसके आगे चित्र 5 और चित्र 6 बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, हमको यहाँ पे क्या बताया गया है, रेशम कीट का जीवन चक्र। जैसे कोकून हुआ, कोकून में विकासशील कीट हुआ, शहतूत की पत्ती पर अंडे रेशम कीट। उसके आगे हमें बताया गया नर और मादा रेशम कीट। चलिए आगे, इसके आगे हम देखते हैं रेशम का धागा रेशम कीट को कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे का काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गंठन। तो मतलब क्या बताया गया है कि रेशम कीट क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें उन्हें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उनके धागे को क्या किया जाता है, गंठन किया जाता है, अर्थात कि रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में विभिन्न होते हैं। अतः मतलब क्या रहता है कि चिकनाहट होती है, चमक अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, पोषा रेशम, अन्य विभिन्न प्रकार के किस्म के रेशम के कीट हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे, द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाने वाले सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। मतलब सामान्यतः से मतलब आसानी से जो हमें मिल जाता है वो रेशम कीट कौन सा है, सहतूत रेशम कीट है। देखिए जो यहाँ पे आपको बताया गया है ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम में फाइबर, मृदा, चमकदार तथा लचीलापन हमें देखने को मिलता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जाता है। इसकी रंगाई क्या की जाती है, सुंदर रंगों में की जाती है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। हमारे यहाँ पे ये जो ऊन बनाना या फिर रेशम कीटों का पालन करना, रेशम कीटों का संवर्धन करना, ये बहुत प्राचीन मतलब कि लंबे समय से चलता हुआ आ रहा व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। हमारे भारत में ये व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन होता है, मतलब बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पे ये काम किया जाता है। प्राचीन समय से मतलब अधिक लंबे समय से, पुराने समय से ये प्रथा, ये काम हमारे ये देश में चलता हुआ आ रहा है। चलिए आगे, क्रियाकलाप 3.5। क्रियाकलाप 3.5 में बताया गया विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यवस्थित कतरों की ढेर में मिल जाएंगे। अपनी माता जी, चाचा जी, चाची जी, शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे कि शहतूत, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। अब आपको क्या करना है, अलग अलग, जैसे शहतूत रेशम का एक टुकड़ा लिया, टसर रेशम का एक टुकड़ा लिया, एरी रेशम का एक टुकड़ा लिया, मूंगा रेशम का एक एक टुकड़ा लेकर आपको उनकी पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा शहतूत है, कौन सा टसर है, कौन सा एरी, कौन सा मूंगा, कितने प्रकार के रेशम के कपड़े होते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़े से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। अब आपको इन रेशम की तुलना किससे करनी है, जो कृत्रिम रेशम है उनसे उनकी तुलना करनी है, जो हमें कहाँ से निर्मित होते हैं, जो संश्लेषित होते हैं। चलिए अब आगे, उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिन्हें हम कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं, जो हमने कैटरपिलर के बारे में आगे भी
पढ़ा था। चलिए अब आगे, यहाँ पे हमें क्रियाकलाप 3.6 बताया गया है। किसी संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए और इस धागे को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के, अब आपको क्या करना है, संश्लेषित कृत्रिम रेशम का, शुद्ध रेशम का एक धागा लेना है। अब आपको उसे जलाना है। अब जलाने के बाद आपको एक अजीब सी गंध महसूस होगी। अब यहाँ पर एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशे से जलने जैसे अथवा शुद्ध रेशम जैसी क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यह जानने के लिए रेशम के कीट जीवन चक्र के कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। मतलब हमें गंध क्यों आती है, तो हमें क्या करना है, इसके जीवन चक्र के बारे में जानना है।